Vishal from Century Law Firm. Today I am going to shed some light on the topic Environment Protection Act 1986. अब जो वर्ड है Environment Protection, ये कहाँ से आया? ये फर्स्ट टाइम यूज हुआ था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में, जो कि 1972 में हुई थी। अब स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बाद इंडिया पहली ऐसी कंट्री है जिसने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन रिलेटेड लॉज एंड प्रोविजंस बनाए थे, तो इसलिए हम इसे एक स्पेशल लॉ भी कह सकते हैं। अब हम एक्ट कब आया वो जानते हैं। ये आया था 1986 में, और इसकी कमेंसमेंट हुई थी नवंबर 1986 से। इस एक्ट में 4 चैप्टर्स हैं और 26 सेक्शंस हैं। इस एक्ट के बेसिकली 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूशन, सेकेंड है कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूशन, थर्ड है ये अबेटमेंट ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूशन। अब हम एक्ट से स्टार्ट करते हैं। पहला सेक्शन बताता है इसका टाइटल और एक्सटेंट। टाइटल इसका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन ही है, बिकॉज ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है। अब एक्सटेंट, ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। अब हम कुछ डेफिनेशंस दी हैं इस एक्ट में, सेक्शन 2 में, हम उन्हें जानते हैं। पहला है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट क्या होता है? एनवायरमेंट होता है, एनवायरमेंट में इंक्लूड होता है वाटर, एयर एंड लैंड, प्लस इन तीनों का इंटर रिलेशनशिप किसके साथ? ह्यूमंस, प्लांट्स, अदर लिविंग क्रीचर्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और प्रॉपर्टी के साथ। तो इन सबको मिला के हमारा बनता है एनवायरमेंट। सेकेंड वर्ड है हमारा एनवायरमेंट पॉल्यूटेंट। एनवायरमेंट पॉल्यूटेंट क्या होता है? एनवायरमेंट पॉल्यूटेंट वो एक सब्सटेंस होता है जो अगर एनवायरमेंट में उस सर्टेन अमाउंट में प्रेजेंट है जो कि एनवायरमेंट को हार्मफुल और इंजूरियस बना देता है, तो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को आप बोलोगे एनवायरमेंट पॉल्यूटेंट। थर्ड है एनवायरमेंट पॉल्यूशन। एनवायरमेंट पॉल्यूशन की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन दी है इस एक्ट में कि प्रेजेंस ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूटेंट इन एनवायरमेंट इज एनवायरमेंट पॉल्यूशन। फोर्थ आता है हमारा हैंडलिंग। हैंडलिंग क्या होता है? हैंडलिंग उस सब्सटेंस का, हैंडलिंग किसी एक सब्सटेंस का वो चीज है अगर उसका मैन्युफैक्चर हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, ट्रीटमेंट हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है या कन्वर्जन हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, अगर किसी सब्सटेंस के साथ ये सब चीजें हो रही हैं तो हम बोलेंगे कि वो उस सब्सटेंस की हैंडलिंग हो रही है। फिफ्थ आता है हमारा हजार्डस सब्सटेंस। अब हजार्डस सब्सटेंस क्या होता है? हजार्डस सब्सटेंस वो सब्सटेंस होता है जो कि जिसकी प्रॉपर्टीज में अगर कोई केमिकल या फिजियोकेमिकल ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं एनवायरमेंट को, तो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को हम बोलेंगे हजार्डस सब्सटेंस। सिक्स्थ डेफिनेशन है ऑक्यूपायर की। ऑक्यूपायर बेसिकली आप किसी एक फैक्ट्री को या उसके प्रीमाइसेस को बोलोगे, तो ये हमारी बेसिक डेफिनेशंस हो जाती हैं। अब सेक्शन 3 पे आते हैं। सेक्शन 3 में यहाँ इसमें पावर्स दी गई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो कि लाइक वो उनमें ऐसे मेजर्स लेंगे जिनसे आप एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट, एनवायरमेंट पोल्यूशन आप प्रिवेंट करोगे और एनवायरमेंट की कंडीशंस आप इम्प्रूव करोगे। तो मतलब बेसिकली हम इसे एक तरीके से ऑब्जेक्टिव्स या एम इस एक्ट का ऐसा भी बोल सकते हैं। तो पहला होता है कि टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट। सेकेंड है कि प्रिवेंशन फ्रॉम हजार्डस सब्सटेंस टू ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, अदर लिविंग क्रीचर्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड प्रॉपर्टी। तीसरा होता है कि ऐसे मेजर्स ले गवर्नमेंट जिससे कि एनवायरमेंट प्रोटेक्ट हो फ्रॉम पोल्यूशन। फोर्थ होता है कि एक क्वालिटी इंडेक्स आप सेट करो जिससे कि आपको पता चले कि लाइक एनवायरमेंट इज सूटेबल फॉर लिविंग। जैसे कि आप एयर क्वालिटी इंडेक्स देखते हो तो उसमें हमें पता चल जाता है कि गुड है या सेटिस्फैक्टरी है या पुअर है, तो ऐसे आप एक क्वालिटी इंडेक्स सेट कर लो। फिफ्थ होता है कि इंडस्ट्रीज के लिए गवर्नमेंट कुछ एक स्पेसिफिक एरियाज रिस्ट्रिक्ट कर सकती है कि वहां पे लाइक कोई सिविलाइजेशन नहीं होगी, बस एक सिंपल इंडस्ट्रियल एरिया होगा वो, ताकि लाइक वहीं पे उसका इफेक्ट वगैरह सब वहीं पे। सिक्स्थ आता है कि जो इंडस्ट्रीज के आसपास सपोज कोई स्लम्स हो गए या ऐसे सिविलाइजेशंस एस्टैब्लिश हो गई, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उस इंडस्ट्री पे एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, जैसे कि प्रॉपर ट्रीटमेंट करे, वो वेस्ट का फिर डिस्पोज करे। सपोज अगर नदी में डालते हैं इंडस्ट्रीज वगैरह, तो वेस्ट का प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद वो उस रिवर में डिस्चार्ज हो वेस्ट का। क्यों? क्योंकि वो रिवर का पानी वो सिविलाइजेशन यूज कर सकती है। फिर सेवेंथ आता है कि रिसर्च के लिए कोई एक लैबोरेटरीज एस्टैब्लिश हो, ताकि जैसे गवर्नमेंट कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स के कुछ ऑल्टरनेटिव ऐसा ढूंढे जो कि लेस हार्मफुल हो, या रिसर्च के लिए कोई नई डिस्कवरी वगैरह के लिए तो गवर्नमेंट लैबोरेटरीज बना सकती है। फिर आता है कि गवर्नमेंट अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए कोई कैंप्स वगैरह बनाए
या गवर्नमेंट ऐसे कोई कोर्स ऐसे एडवर्टीजमेंट वगैरह करे ताकि लोगों को पता चले कि एनवायरनमेंट कैसे प्रोटेक्ट करना है, और मतलब लोगों को जागरूक करे बेसिकली। फिर लास्ट में सेक्शन में लिखा है कि एनी अदर मेथड्स, मतलब अगर गवर्नमेंट को इन सब मेथड के अलावा कोई और सुटेबल मेथड लगता है जिससे वो एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट कर सकते हैं तो गवर्नमेंट उसे मतलब लागू करे। फोर्थ सेक्शन में हमें अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स के बारे में बताया है कि गवर्नमेंट ऐसे कुछ ऑफिसर्स अपॉइंट कर सकती है जो कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पे के रिलेटेड लाइक सारे चीजों को ओवरलुक करे। अब सेक्शन 5 क्या कहता है? सेक्शन 5 में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि वो सेक्शन 3 में जो उसके पास मेजर्स है, जो वो पॉलिसीज निकालेंगी उससे रिलेटेड वो डायरेक्शन दे सकती है किसी स्टेट गवर्नमेंट को या किसी लोकल अथॉरिटी को, तो उसको डायरेक्शन देने की ये पावर दी गई है सेक्शन नंबर 5 में। अब आता है हमारे पास सेक्शन 23। सेक्शन 23 में गवर्नमेंट के पास है पावर टू डेलीगेट। पावर टू डेलीगेट किस चीज के रिलेटेड? यही सेम जो सेक्शन 5 में उसको डायरेक्शंस देने की जो पावर है वो पावर को डेलीगेट कर सकती है किसी स्टेट अथॉरिटी को या किसी अदर अथॉरिटी को, ताकि वो उसके फंक्शंस कैरी आउट कर सके। अब ये सब तो आपके पावर्स हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट की। अब गवर्नमेंट क्या पेनल्टीज लगा सकती है कि अगर आपने उसकी पॉलिसीज या रूल्स फॉलो नहीं करे तो आप पे क्या पनिशमेंट होगी। तो सेक्शन 15 ये पेनल्टी बताता है हमें। अब सेक्शन 15 में हमारे पास दो टर्म्स हैं, फेल टू कंप्लाई और कॉन्ट्रावेंशन। तो अब सबसे पहले हम ये टर्म समझ लेते हैं। सपोज जैसे आपको कोई काम दिया है करने के लिए, कोई वर्क है आपके पास, ठीक है, उसका एक ए तरीका था और एक बी तरीका था। करना इसको ए तरीके से ही था बट आपने कर दिया बी तरीके से, तो इसका मतलब होता है कि आपने उस रूल को आप फेल टू कंप्लाई, आपने उस रूल का नॉन कंप्लायंस किया है, ठीक है। तो अब आता है कॉन्ट्रावेंशन। कॉन्ट्रावेंशन क्या होता है? सपोज एक वर्क है, उसके दो तरीके होंगे, एक ऑब्वियसली करेक्ट, दूसरा गलत। गलत को आप यहाँ पे सपोज समझने के लिए आप इलीगल समझ लो, ठीक है। तो अगर सपोज आपने उस वर्क को इलीगल तरीके से कर लिया तो मतलब आप गवर्नमेंट के रूल्स के अगेंस्ट जा रहे हो, तो इस पर्टिकुलर थिंग को आप बोलोगे कॉन्ट्रावेंशन। अब अगर कोई भी इस एक्ट के प्रोविजंस के अगेंस्ट जाता है, जिसको हमने कॉन्ट्रावेंशन पढ़ा था, या फिर किसी रूल्स को उसने कंप्लाई नहीं किया और कोई डायरेक्शन फॉलो नहीं करी, या सपोज कोई ऑर्डर फॉलो नहीं किया, तो अब उस पर क्या पेनल्टी लगेगी? पहला, उसको 5 साल की जेल होगी। दूसरा, या तो उस पर फाइन चढ़ेगा जो कि 1 लाख तक जाएगा। तीसरा, या उसको 5 साल की सजा भी हो गई और 1 लाख का फाइन भी हो गया, ठीक है। ये होता है सेक्शन, ये आता है हमारा सेक्शन 15 के सबसेक्शन 1 में। अब सबसेक्शन 2 इसका ये बताता है कि सपोज आप 15 के सबसेक्शन 1 में आप कन्विक्ट हो गए और उसके बाद आपने फिर से कोई ऐसा एक्ट किया जो कि कॉन्ट्रावीन है, या आपने कोई ऐसा एक्ट किया जिससे आपने कंप्लाई नहीं किया, गवर्नमेंट के रूल से आपने कंप्लाई नहीं किया, तो अब उसमें आपकी क्या पनिशमेंट होगी? उसमें आपकी ऊपर वाली पनिशमेंट तो आपने ले ली, ठीक है। तो अब इस पर्टिकुलर थिंग में आपकी पनिशमेंट होगी कि आपको पर डे एडिशनल 5000 रुपीज का फाइन देना पड़ेगा। अब सबसेक्शन 3 क्या बोलता है? सबसेक्शन 3 बोलता है कि अगर सपोज यही चीज, यही कॉन्ट्रावेंशन एंड यही नॉन कंप्लायंस आपकी 1 ईयर से चले जा रही है तो आपको क्या सजा होगी? तो तब आपको होगा 7 साल का जेल, ठीक है। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू हो जाता है आपके एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का। अब कुछ एक रीसेंट डेवलपमेंट्स देख लेते हैं जो इस एक्ट के आने के बाद इंक्लूड हुई हैं इसमें। पहला है कि 1999 में नॉइस को भी एक एज एन एनवायरमेंट पॉल्यूटेंट रिकॉग्नाइज किया था एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में। दूसरा है कि एनवायरमेंट क्लियरेंस एक लाइसेंस गवर्नमेंट देती है इंडस्ट्रीज को, जो कि उन्हें लेना कंपलसरी है। तो ये रूल आया था आपका 2006 में। तीसरा ये है कि सेक्शन 5 में एयर पॉल्यूशन कंट्रोल रिलेटेड डायरेक्शंस भी ऐड की गई थी लेटर स्टेज पे। तो अब आज की वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं एंड आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। आप वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड आप चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।